घास का एक तिनका है, आप पीपल के भांति वृक्ष हो। हम घास का एक तिनका है, आप पीपल के भांति वृक्ष हो। हम जल का एक बूंद है तो आप भारत के लिए गंगा हो। हम उषा के एक किरण मात्र, आप साक्षात सूर्य नारायण हो। प्रणाम करते हैं आपको हे महावीर, अमर आपके गाथाएं हो। कलिंग, उत्कल, उड्र, उड़ीसा, नाम अनेक, स्थान एक। इस महान भूखंड ने कभी महाभारत युद्ध में अपना योगदान दिया था, तो कभी ग्रीक के राजा डिमिट्रियस को भारत से खदेड़कर भारत का अपना लाज रखा था। कभी इसका सीमा सुदूर गंगा से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त था, तो कभी ये बंगोपसागर का राजा भी कहलाता था। लेकिन बलवान समय के आगे बड़े से बड़े योद्धा भी पराजित हुए हैं। बात है सन 1800 की। तब का उड़ीसा वो उड़ीसा नहीं था जो 300-400 साल पहले था। दिल्ली के सुल्तान और हैदराबाद के निजाम के बार बार आक्रमण से उड़ीसा का आत्मा छिन्न हो गया था। हालांकि जब मराठा ने अपने साम्राज्य विस्तार किए और उड़ीसा के हाथ थामा, तो उड़ीसा के लोग थोड़ा चैन के सांस लिए। लेकिन ये शांति बस थोड़ी समय के लिए था। उड़ीसा के सामने एक और मुसीबत काली नाग की तरह मंड रहा था। वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु निराश मत हुई, यहीं से गूंजेगा भारत के स्वाधीनता संग्राम का पहला शंखनाद। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बंग का नवाब धूल चाट चुका था, निजाम का भी कोई पता नहीं था, मुगल भी कब का चले गए थे और बचे मराठा भी इस काली नाग के साथ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। मुगल और निजाम के क्षेत्र अभी बंगाल और मद्रास प्रोविंस के नाम में नामित हो गया था और उसी के बीच था उड़ीसा के क्षेत्र भी धीरे धीरे घटते जा रहे थे। अंग्रेज भी उड़ीसा के कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रहे थे। तब शेष बचा था खुर्दागढ़, जो कि उड़ीसा के इतिहास का 1000 साल से केंद्र बिंदु बना था और ये हैसियत उसका आज भी है। यहाँ पे राज चलता था गजपति महाराज मुकुंददेव द्वितीय का। वो तो थे नाबालक, पर उनका और उनके राज्य का भार 2 व्यक्ति अपने सिर पे उठाए रखे थे। उनमें से एक थे जयराम महापात्र, जिन्होंने राजा के महामंत्री और कुल पुरोहित भी थे। इनको लोग प्यार से जय राजगुरु बुलाते थे। और दूसरे थे हमारे कहानी के मुख्य नायक और अनसंग वॉरियर बक्सी जगबंधु विद्याधर भमरवर राय महापात्र, जिनको लोग प्यार से बक्सी जगबंधु भी बुलाते थे। जिनमें बक्सी का नाम होता है सेनापति। बक्सी जगबंधु महाराजा गजपति मुकुंददेव के सेनापति थे। अंग्रेज की क्रूरता को भली भांति भांपते हुए महामंत्री जयराजगुरु ने 22 नवंबर 1803 को अंग्रेजी अधिकृत बाणपुर और पिपीली के ऊपर हमला कर देते हैं। युद्ध में पाइक सेना भी जयराजगुरु का साथ देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं। पहले तो अंग्रेज पाइक सेना के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन मद्रास प्रोविंस से और सोल्जर मंगवा के उन्होंने ये युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध में भले ही पाइक सेना हार गया था, लेकिन अंग्रेजों को साफ संदेश जा रहा था कि खुर्दागढ़ को जितना उनके लिए इतना। फिर अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी खुर्दागढ़ को जीतने के लिए पूरे षड्यंत्र रचते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये पाइक सेना कौन थे? ये थे गजपति महाराज के पदाधिक सैनिक। इस पदाधिक शब्द से पाइक शब्द का उत्पन्न हुआ है। ये लोग जंग के समय गजपति महाराज के सैनिक बन के उड़ीसा का रक्षा करते थे। शांति काल में ये लोग पुलिस बन के उड़ीसा के आंतरिक शांति को बजाय रखते थे। इनमें से कुछ पाइक खेती भी करते थे ताकि उड़ीसा में कभी अकाल ना पड़े। पाइक और सैनिकों का उड़ीसा में काफी मान सम्मान था, क्योंकि ये लोग उड़ीसा के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के भी रखवाली करते थे। इनका मान्यता उड़ीसा में वो होता है जैसे एक राजपूत का राजस्थान में होता है। पाइक सैनिक में 95% सैनिक क्षत्रिय थे। इसके अलावा कुछ दूसरे जाति के भी लोग इसके साथ जुड़े थे। अंग्रेज आक्रमण को प्रतिहत करने के लिए जयराजगुरु ने खुर्दागढ़ को पूरे अवैध बनाने की कोशिश किए थे और उनके इस प्रयास से उनको सहायता करते हैं गुरुसुर के कुछ कंधो आदिवासी ने। खुर्दा के हर एक प्रवेश मार्ग पर पाइक सेना अपना मोर्चा संभाले हुए थे। कंधो आदिवासी ने अपने जहरीला तीर लेके पेड़ के पीछे छुपे हुए थे ताकि अंग्रेजों का अच्छे से खातिरदारी किया जा सके। परंतु रब को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी बात पे मुझे एक पंक्ति याद आया, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। किसी गद्दार ने कुछ चंद रुपए के लिए अंग्रेजों को खुर्दा में घुसने का मार्ग बता दिया था। फिर अंग्रेज खुर्दागढ़ में घुस गए और राजा मुकुंददेव द्वितीय को बंदी बना लिए और शर्त रखे, अगर जय राजगुरु आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हम राजा को मार देंगे। राजा तो रहे नाबालक, इसीलिए महामंत्री जयराजगुरु ने अंग्रेज सेना के सामने अपने आत्मसमर्पण कर लेते हैं और अंग्रेज उनको
बंगाल के मेदिनीपुर में एक बरगद के पेड़ में बांध के 2 टुकड़े कर देते हैं और इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संग्राम का पहला संग्रामी का मौत हो जाता है। और बाद में अंग्रेज ने जो कहर बरपाया वो पूछिए मत। राजा मुकुंददेव द्वितीय को पुरी भेज दिया गया। जनता के ऊपर कर का भार लगा दिया गया। उसको सूर्यास्त नीति कहते थे। इसका अर्थ ये था, सूर्यास्त से पहले अगर आप कर्ज जमा नहीं करेंगे तो आपका पूरा संपत्ति कोलकाता में नीलाम हो जाएगा। पाइक सेना कई पीढ़ी से जो जमीन गजपति महाराज से पुरस्कार के रूप में पाए थे उसको अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया। यहाँ तक कि बक्सी जगबंधु के सारे संपत्ति को हड़प कर लिया गया और उनको कंगाली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। ये सारे घटना और अंग्रेज के करतूत उड़ीसा के जनता के दिमाग में बारूद की तरह सुलग रहा था, क्योंकि गजपति महाराज थे उड़ीसा के राजनीतिक और धार्मिक प्रतिनिधि और भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक। ऊपर से महामंत्री जयराजगुरु का हत्या लोगों को अंदर से हिला दिया था। लोग कर चुकाने के लिए जमींदार से पैसा तो लाते थे, लेकिन घपलेबाज जमींदार ने चक्रवर्ती सूद लगाकर 10 रुपए देकर 100 रुपए ले जाते थे। लोग के पास जमीन नहीं था, लोगों की जमीन चला गया था, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी करने लगे थे। और ये सारे के सारे घटना पाइक जाति के गौरव बक्सी जगबंधु के सामने ही घट रहा था। सेनापति बक्सी जगबंधु का धैर्य टूटता है और यहीं से शुरुआत होता है पाइक विद्रोह, भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम। बड़े बड़े पाइक सरदार सेनापति बक्सी जगबंधु के आदेश को मानते हुए खोरधा में एकत्रित होते हैं, जिनमें से थे तापंगढ़ के दड़बहरा, माधवचंद्र राउतराय, कृतिवास पाटसाणी और पिंडी की बाहुबलेंद्र। ये महास्वाधीनता संग्राम में कंधौ, सांताड़ और बंडा जैसे आदिवासी ने भी अपना जहरीला तीर लेके पाइक सेना के साथ जंग में कूद गए थे। गिदड़ के गुफा में अब शेर का हमला हो गया था। कई सालों से लोगों के दिमाग में सुलगता हुआ बारूद को चिंगारी भी मिल गया था। देखते ही देखते ये जंग खोरधा से निकल के कटक, बड़म्बा, कुजंग, घुमोसर, रसुलकुंडा, रंगीलुंडा, ढेंकानाल और संबलपुर तक भी फैल गया। खोरधा, पुरी, कटक और पिपरी में तो आग बरस रहा था। मिट्टी के बर्तन में बारूद भर के उसमें चिंगारी देके अंग्रेज के ऊपर फेंका गया। गंजाम, नयागढ़ और दसपला के जमींदार भी इस जंग में शामिल हो गए। ऐसा देख के ये प्रतीत हो रहा था कि अंग्रेजों का नामो निशान अभी उड़ीसा से मिट जाएगा। इस बार तो अंग्रेज गए समझो, परंतु हुआ क्या? धोखा, फिर एक धोखा। धोखा एक ऐसी शब्द जो कि बड़े से बड़े साम्राज्यों को गिरा सकता है और इसका उदाहरण इतिहास में बहुत है। अंग्रेज भी इसका भरपूर फायदा उठाया और इन्हीं वीरों के सिर के बदले इनाम रख दिया। सेनापति बक्सी जगबंधु और अन्य पाइक वीर जंगल में रह के गरिला युद्ध भी लड़ने लगे और इसी बीच अंग्रेज के साथ हुई एक मुठभेड़ में खोरधा को बचाते बचाते पाइक वीर के शिरोमणि बक्सी जगबंधु के प्रिय मित्र पिंड का बाहुबलेंद्र को वीर गति प्राप्त होता है। ऐसा होने के बाद पाइक शिविर में दुख का पहाड़ गिर जाता है। एक सुबह तापंगढ़ के दड़बहरा माधवचंद्र राउतराय नदी के समीप खड़े थे और उसी समय एक मछुआरा उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या आप तापंगढ़ के दड़बहरा तथा सामंत माधवचंद्र राउतराय के पता बता सकते हैं? तभी माधवचंद्र राउतराय ने धीरे से उस मछुआरे को पूछा, क्यों, तुम्हें उनसे क्या मतलब? फिर मछुआरे ने बताया, अंग्रेज उनके सिर के बदले 100 रुपये का इनाम रखा है। अगर मैं उनको पकड़ा देता हूँ तो मुझे 100 रुपये का इनाम मिलेंगे और मुझे ज़िंदगी भर मछली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी ऐसो आराम से ही बीत जाएगा। सोचिए कितना गिरा हुआ नीच और मक्कार आदमी था वो। ये वाक्य पाइक शिरोमणि माधवचंद्र राउतराय के हृदय को चुभ गए। उन्होंने सोचा, हम लोगों के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। हमारे परिवार से बिछड़ के हम अंग्रेज शासक के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। क्या हम इसी गद्दार के लिए ये जंग लड़ रहे हैं? फिर उनके नेत्र अश्रु से भर गया। अगर वो चाहते उसी समय उस मछुआरे के शरीर को तलवार से 2 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं और उसी मछुआरे को अपना परिचय बता दिया। इस बात की घटना पर उड़ीसा में एक मशहूर लोक कथा प्रचलित है। तापंगो गड़र दल बेहरामु कैवर्त्य आनीची घेनी नियो मोरो सिरो दियो तकु धन से तो बड़ो ही नहीं मानी। इसका हिंदी अर्थ ये है, मैं हूँ तापंगढ़ के दल बहरा और ये मछुआरा मुझे यहाँ पे लेके आया है। ये अंग्रेजों, मेरा सिर काट लीजिए, बदले में उसको कुछ पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो पैसा का भूखा है। ये सब देख के मछुआरा को भी अपना गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसको ये खुद पता नहीं था जिस इंसान को वो तापंगढ़ के दड़बहरा का पता पूछ रहा है वो खुद ही तापंगढ़ के दड़बहरा है। अब रोके क्या फ़ायदा जब दिया ही बुझ गया तो। इसी तरह स्वाधीनता संग्राम के मंदिर में जलने वाला एक दिया को मक्कारी की हवा ने बुझा दिया था। इस घटना के बारे में जान के पाइक सेना के और एक सरदार कृतिवास पाटसाणी का भी गुस्सा टूट पड़ा
माधव चंद्र राउतराय को अंग्रेज के कब्लों से छुड़ाने के लिए कृतिवास पाटसाणी ने अंग्रेज शिविर में शेर की तरह घुसे और लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल पेरिस को 2 टुकड़े में काट दिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। कंधों और आदिवासी संताल के ऊपर भी बहुत सारे जुर्म हुए। उनको जबरदस्त तोप के सामने लाके लाइन में खड़े उनमें से कुछ को धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला गया और उनसे उनका गुलामी भी कराया गया। फिर भी आदिवासी सैन्य ने बिना किसी राजा, मंत्री और सेनापति के मदद से अंग्रेज शासक के खिलाफ अगले 2 साल तक लड़ा। फिर अंग्रेज ने क्रूरता दिखाया। पाइक सरदार के परिवार के लोगों को भी मारने लगे। शर्त बस यही था कि बक्सी जगबंधु आत्मसमर्पण कर दे। फिर और कोई भी रास्ता आसान नहीं था। ना राजा मुकुंददेव थे, ना पिंडी के बाहुबलेंद्र कृतिवास पाटसाणी पाइक सरदार। 1 से लेके 100 तक बक्सी अकेले खड़े थे। फिर बक्सी 1825 में आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनका 1829 में स्वर्गवास होता है। और इसी के साथ 40 साल से ज़्यादा चलने वाला पाइक संग्राम का अंत घटता है। ये थी कथा भारत के पहला स्वाधीनता संग्राम का, कथा गद्दारों के धोखे का, कथा था पाइक विद्रोह का, और ये कथा था पाइक सिरोकुड़ वीर बक्सी जगबंधु का। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। किसी और दिन आपको किसी और एक योद्धा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।